अब करेंगे अपने मीटरों की बात। जो मापक यंत्र होते हैं, तो मापक यंत्र वैद्युतिक राशियों के अनुसार अलग अलग है। जैसे करंट मापने के लिए एमीटर यूज लेते हैं, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर है, पावर मापने के लिए वाट मीटर है, पावर फैक्टर मापने के लिए पावर फैक्टर मीटर है, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो ऐसे जो भी मीटर है अपने पास, मैं एक एक आपको बताऊं। ये जो मीटर है ये क्या मापता है? मिली एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर से कम वैद्युतिक राशि को ये मापता है, जिसको मिली एम्पियर में मापते हैं अपन। अब ये इसके अंदर 2 प्रकार होते हैं, एक तो मूविंग आयरन टाइप होता है, एक मूविंग कॉइल टाइप होता है। तो उसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए कि हर मीटर के अंदर सिंबल होता है मूविंग आयरन मूविंग कॉइल का। एक होता है इसके अंदर लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, रेखीय और अरेखीय। तो रेखीय और अरेखीय में अंतर समझते हो गया? क्या होता है रेखीय में? क्या अंतर है? जो अपने पैमाना फिक्स होता है, उसका पैमाना फिक्स होता है रेखीय के अंदर, और अरेखीय के अंदर बढ़ते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है। ठीक है। तो जो लीनियर होता है ना, वो कौन से मीटर का होता है? ये अपना एमसी प्रकार पीएमसी प्रकार का होता है। हाँ, उसमें पीएमसी प्रकार परमानेंट मूविंग कॉइल मूविंग कॉइल। अब ये मीटर है डीसी का। अब इसमें लीनियर है या नॉन लीनियर है? इसका जो पैमाना है, इसकी जो स्केल है, इसमें गैप जैसे 0 से 100, 200, 300, 400, 500 मिली एम्पियर, इसमें बराबर गैप है, तो ये लीनियर हो गया। अब दूसरा एक मीटर मैं आपको दिखा देता हूं। 0 से 5 के बीच में गैप देखो, 5 से 10 के बीच में गैप देखो, 10 से 15 के बीच में गैप देखो। तो ये जो बढ़ता क्रम है ना, इसको बोलते हैं अपना नॉन लीनियर, अरेखीय। ये कौन से प्रकार का मीटर है? एमआई प्रकार का हो जाएगा। एमआई प्रकार का है, एमीटर। ये भी करंट मापेगा। अब देखो एमआई और एमसी, ये जो सिंबल होता है इसके अंदर, ये किसका है? मूविंग कॉइल का है, मूविंग आयरन का? ये मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल का है। मूविंग कॉइल वाले यंत्र केवल डीसी वैद्युतिक राशि मापते हैं, और मूविंग आयरन टाइप का देखो ये सिंबल रहा, एसी डीसी दोनों माप सकते हैं। ये एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। दोनों सिंबल समझ गया? देखो ये सिंबल इसके नीचे, ये आई एस के ऊपर जो सिंबल है, ये मूविंग आयरन का है, और ये देखो ये उल्टा टी है ना इसके पास, मूविंग कॉइल, ये मूविंग कॉइल है। ठीक है। अगर ये एसी और डीसी का सिंबल भी नहीं आए तो ये सिंबल आपको मिलेगा, और ये सिंबल नहीं मिलेगा तो ये सिंबल मिलेगा आपको एसी और डीसी। तो मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों को मापता है, और मूविंग कॉइल केवल डीसी को मापता है। ये एमीटर हो गया, इसकी रेंज है 0 से 25 एम्पियर। ये भी एमीटर है, इसकी 0 से 500 मिली एम्पियर। ये डीसी का है और ये एसी का है। एमीटर हो गया। अब अपन बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर देखेंगे से ये वोल्ट मीटर है। ठीक है। इस ये कौन सी टाइप का है? एमसी टाइप। और ये कौन सी टाइप का है? एमआई टाइप। ये 0 से 300 वोल्ट का है, ये 0 से 500 वोल्ट तक का माप सकता है। इस एमआई टाइप के अंदर भी 500, 600, 700, 800, 1000 मतलब रेंज बढ़ती जाती है। इसमें कोई ये ऐसा नहीं कि 300 तक ही आएगा। ठीक है। 300 तक का जो मीटर है ये केवल सिंगल फेज सप्लाई में ही काम में ले सकते हैं, जबकि 500 वाला मीटर है वो अपने 3 फेज सप्लाई में भी, लेकिन होना कौन सा चाहिए? एमआई टाइप का। ठीक है। अब इसमें ये 300 का आ गया, कोई मीटर 500 का भी है इसमें वोल्ट मीटर। ये 500 का है इसके अंदर, लेकिन ये डीसी का है, एसी का भी है उसमें। ये मीटर है वाट मीटर। वाट मीटर। वाट एक तो किलोवाट है और एक वाट। अब इसमें किलोवाट और वाट में, ये तो वाट है, इसमें अपन 3 किलोवाट तक मतलब 3000 वाट तक का माप सकते हैं। इसमें अपन 1000 वाट तक का लोड माप सकते हैं, पावर माप सकते हैं। ठीक है। ये किलोवाट में है और ये वाट में। अगर इसको किलोवाट बनाना हो तो क्या करोगे? 1000 का भाग लगा देंगे ना सर? 1000 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट। ठीक। एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर।
3 मीटर हो गए। एक होता है ये cos 5 मीटर, पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर है। पावर फैक्टर एसी में होता है डीसी में? पावर फैक्टर में एसी में होता है। एसी में होता है, तो ये एसी प्रकार के मीटर होंगे। और एसी में कौन से हैं? वही एमआई टाइप के, ठीक। ये है मल्टीमीटर। अभी जो आपको मल्टीमीटर दिखाया था वो डिजिटल है और ये है एनालॉग, ठीक है। इनको भी आपको मल्टीमीटर का यूज भी आपको करना सिखाएंगे, कौन सी राशि को कहां से मापना है और कैसे मापना है। एक आपने नाम सुना वो फेज सीक्वेंस मीटर। हाँ सर, RYB जो अपने साथ। हाँ, 3 फेज सप्लाई होती है, उसमें फेज सीक्वेंस होती है RYB। RYB का मतलब क्या होता है? फेज होती है जो रेड ब्लू फेज कलर कोड होते हैं वो, ठीक है। अब इसमें रेड, येलो और ब्लू 3 है। तो इसके अंदर अपने ये मापते हैं कि मोटर को क्लॉकवाइज चलाने के लिए RYB क्रम होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज उसमें से कोई 2 फेज चेंज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको मान लो कि सेम ही कलर के कोड के वायर हो गए, तो आपको ये पता नहीं लग रहा कि आर कौन सा है, बी कौन सा है, वाई, तो इसके अनुसार आप RYB का पता लगा सकते हैं। यह फेज सीक्वेंस मीटर। डीसी में तो एक पॉजिटिव वायर आता है, एक नेगेटिव आता है, उसमें तो 3 फेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, जबकि 3 फेज सिस्टम होता है एसी के अंदर, ठीक। तो एसी के अंदर वो पता लगाने के लिए अपन फेज सीक्वेंस मीटर काम में लेते हैं। ये होते हैं एनर्जी मीटर। ये एनर्जी मीटर है 3 फेज सप्लाई का और ये एनर्जी मीटर है सिंगल फेज सप्लाई का। एनर्जी मीटर का उपयोग क्या है? वैद्युतिक जो खपत होती है वो मापने के लिए। तो 3 फेज सप्लाई के लिए 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई के लिए सिंगल फेज काम में लेते हैं, ठीक है। इनका कनेक्शन करना भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में ऐड है दोनों। ये सारी जो मीटर है ना, कैसे क्या जोड़ने, सब प्रैक्टिकल में। एक आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, उससे अपन फ्रीक्वेंसी मापते हैं। फ्रीक्वेंसी एसी में होती है, डीसी में तो किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये भी एसी प्रकार का मीटर, ठीक। वहां से आ गए मीटर, ठीक। अब आ जाओ मीटरों के बाद में अपन बात कर लेते हैं इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। ये मैग्नेट कॉइल है, इसका कोई आपका प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं। ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का उपयोग क्या है? जैसे अपने वायर होते हैं उसमें स्पार्किंग को कम। इंसुलेटर का मतलब होता है अचालक, ठीक है। ये अचालक तो है, लेकिन इसको बोलते हैं पोल इंसुलेटर, ठीक है। पोल पे यूज करते हैं। जैसे पोल RCC का भी होता है और धातु भी होता है। उस वैद्युतिक लाइन को उस पोल से पृथक करना, अलग करने के लिए अपने इंसुलेटर काम में लेते हैं। लेकिन इंसुलेटर भी कई जगह काम के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये इंसुलेटर है, ये कौन से प्रकार का इंसुलेटर है? ये सेकल प्रकार का, सेकल प्रकार का। इसका उपयोग कहां करते हैं? पोल के आखिरी छोर पर, जो आखिरी पोल होता है, और उस लाइन को बांधने के लिए कि इससे आगे लाइन नहीं जाएगी, एंडिंग के लिए। एक होता है पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर 33 kV तक इसका यूज करते हैं। ये पोल से अलग करता है, इसके अंदर आपका जो वायर होता है ACSR वायर, वो इसके अंदर फंसा करके इससे बांध देते हैं, ठीक है। पिन इंसुलेटर हो गए। एक होता है एग इंसुलेटर, इसको एग भी बोल सकते हैं और स्टे इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। जो स्टे वायर होता है ना, स्टे वायर, जैसे कोई पोल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वहां स्टे वायर लगाई जाती है, तो स्टे वायर में भी कोई ना कोई करंट आ सकता है, कभी टच होता है, तो उस करंट से बचने के लिए, नीचे कोई आदमी टच ना हो, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, ये स्टे इंसुलेटर लगाते हैं स्टे वायर के बीच में। ये है नहीं सस्पेंस, जो हाई वोल्टेज लाइन होती है, डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं इसको, डिस्क इंसुलेटर है ना, इसको बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर। जो हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं वहां काम आते हैं। अब जैसे एक डिस्क है, एक डिस्क की वैल्यू 11,000 वोल्टेज होती है। जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा, डिस्क की वो बढ़ाओ, संख्या बढ़ाते जाओ, है ना। 33 के लिए है तो 3 लगा दिया, 66 के लिए तो 6 लगा दिया, तो ऐसे क्रम में बढ़ता जाता है। तो कितने प्रकार के इंसुलेटर अपने पास? 4 प्रकार के हो गए। ये तो हो गया डिस्क, ये पिन, ये स्टे इंसुलेटर और ये सेकल प्रकार का इंसुलेटर हो, ठीक है। ये है आपका सोडियम वेपर लैंप।
सोडियम वेपर लैंप है। ये वेपर लैंप जैसे बड़े गार्डन वगैरह, चौराहा है, रोड लाइट है, वहाँ काम में लेते हैं, ज्यादा रोशनी देते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो होता है सोडियम वेपर लैंप, एक होता है मरकरी। और कम रोशनी के लिए हेलोजन भी आ गया, टंगस्टन फिलामेंट भी आ गया, एलईडी भी आ गई। हाँ, तो मेन तो आपको ये कनेक्शन आपको ये करने के लिए मिल सकता है वहाँ, जैसे सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, तो इनका कनेक्शन आपको सीखना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो आगे वाला। ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर, इसका प्रैक्टिकल है आपका, इसका कनेक्शन करना है। 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, कनेक्शन दो प्रकार से होते हैं, स्टार में भी हो सकता है और डेल्टा में भी हो सकता है। ठीक है, और स्टार और डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, ये भी आप माप सकते हैं लोड के अनुसार। ये होता है सिंगल फेज, ये सिंगल फेज का है और वो 3 फेज का है। ये क्या है? स्टेबलाइजर, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, है ना। ये आपका है स्टार्टर, 3 फेज मोटर को चलाने के लिए काम में लेते हैं। स्टार्टर का कौन सा प्रकार है? मैनुअल, स्टार, डेल्टा स्टार्टर। मैनुअल हाथ से ये स्टार में चलेगा और फिर हाथ से इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है बैटरी चार्जर। ठीक है, हाँ। ये कौन सा स्टार्टर है? डिओल स्टार्टर। डिओल स्टार्टर भी सिंगल फेज या 3 फेज मोटर को चलाते हैं, लेकिन उसकी रेटिंग होती है 5 HP तक मोटर को चलाते हैं। अगर 5 HP से ऊपर की रेटिंग की मोटर को आप चलाना डिओल से, तो इसमें एक प्रकार और आ जाता है ऑयल कूल्ड। उसमें ऑयल डलता है, इसके अंदर ऑयल नहीं डलता है, एयर कूल्ड होता है, वो ऑयल कूल्ड होता है। वो 10 HP तक की मोटर को ऑपरेट कर देता है। ठीक है, ये है ग्राउलर। ग्राउलर का क्या उपयोग है? जो आपका जनरेटर होता है उसमें आता है आर्मेचर। हाँ सर, आर्मेचर है ना, आर्मेचर में कौन सा दोष है? उसमें 2-3 प्रकार के दोष होते हैं, जैसे ओपन सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ग्राउंडिंग हो गया। तो उनको क्या करते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए अपन ग्राउलर का उपयोग करते हैं। यह है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये अपने डीसी मोटर के स्टार्टर है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो इनका जो डीसी मोटर का आपका प्रैक्टिकल आएगा, तो इन स्टार्टरों की कंट्रोल और पावर वायरिंग भी करना सिखाएंगे और मोटर को चला करके आपको दिखाएंगे इसमें, है ना। ये क्या है? मिक्सर ग्राइंडर। इसमें कौन सी मोटर होती है मिक्सर ग्राइंड में? यूनिवर्सल मोटर, दोनों साइड हो सकती है। ठीक है, ये हो गए स्टार्टर डीसी के। ये आपका जो हाथ से लेता है ना मैनुअल स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर, ये पैनल पे सेट किया हुआ है, वो बाहर है वो स्टार्टर ही। हाँ, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका क्या यूज है? इसमें एक तो आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते। इसमें इसकी रेटिंग से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे इसकी रेटिंग 250 वोल्ट है, 0 से 250 है, तो 250 से ऊपर नहीं कर सकते। 250 से नीचे अगर आपको आवश्यकता है तो आपको उसमें 240, 30, 20 कर सकते हैं। यह है नाइफ स्विच, आईसीडीपी हो गया, आईसीटीपी हो गया। एक तो होता है बॉक्स के अंदर, उसको अपन आईसीडीपी बोल सकते हैं, इसको आईसीडीपी नाइफ स्विच बोले। इसका उपयोग क्या है? ये डीपी है, डबल पोल है। इसमें अपन सिंगल फेज सप्लाई के लिए यूज करते हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक साइड से ट्रांसफार्मर से सप्लाई मिल रही है, अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो आप जो जनरेटर वगैरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है तो ट्रांसफार्मर वाली में कर दो, अगर ट्रांसफार्मर से नहीं आ रही तो जनरेटर स्टार्ट करके जनरेटर में कर दो। चेंज और स्विच का काम करता है। ये डीपी हो गया, ये टीपी, ये 3 फेज के लिए, ये सिंगल फेज के लिए। ये होता है मेगर। एक तो होता है मेगर और एक होता है अर्थ टेस्टर। ये साइज में और मॉडल में सेम लगते हैं आपको, लेकिन अर्थ टेस्टर होगा उसमें 3 पिन आएंगी और मेगर के अंदर 2 ही पिन आएंगी। तो ये 3 पिन का है तो कौन सा हो गया? अर्थ टेस्टर हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है। ये किस प्रकार का है? एनालॉग। डिजिटल है अपने पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अर्थ टेस्टर का प्रैक्टिकल है, अर्थ का रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। नहीं, आरपीएम वगैरह कुछ नहीं है। अर्थ टेस्टर का उपयोग अर्थ का रेजिस्टेंस मापना है, मेगर का उपयोग एक चालक का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है। ठीक है,
हैं? ये है आपका मेगर। मेगर हमेशा मेगा ओम में ही रेजिस्टेंस मापता है, ठीक है, क्योंकि एक चालक का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो मात्रक होता है वो मेगा ओम में होता है ना। ये होता है आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज। इसका क्या यूज है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। ये औजार हो गए कंप्लीट। अब अपने एक एक मशीन की तरफ चलते हैं ना। ये मशीन है आपकी सिंगल फेज नहीं है, 3 फेज है। इसको बोलते हैं अपन IGBT, ट्रेनर AC IGBT। इसका मतलब होता है कि इसको जो 3 फेज मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना करके इसकी स्पीड को अपन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये AC मोटर का पैनल है और ये DC मोटर का पैनल है। AC को और DC को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये दोनों पैनल तो हैं AC और DC की स्पीड को कंट्रोल करना। ये है अपना ऑयल टेस्टिंग किट, जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डलता है उसकी जांच की जाती है इसमें कि ये ऑयल काम में लेने योग्य है या नहीं। इसका भी प्रैक्टिकल आपका। ये कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल मोटर। इन यूनिवर्सल मोटर की क्या विशेषता है? ये स्टार्टिंग टॉर्क होता है। हाई तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है, उच्च स्पीड होती है, AC और DC दोनों सप्लाई से चलती है ना। स्पेशल यूज क्या है इसका? जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया और सिलाई मशीन हो गई, इनमें काम में लेते हैं। यह है अपनी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। सिंगल फेज की जो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन दोनों डबल कैपेसिटर में है। हाँ, ये कौन सी मोटर है? AC सीरीज मोटर। कौन सी है? AC सीरीज मोटर। सीरीज मोटर AC में भी होती है और DC में भी होती है, लेकिन सीरीज मोटर की स्पीड हाई होती है। तो इस मोटर को हमेशा लोड लगाकर ही चलाना चाहिए। तो इस पे लोड लगा हुआ है तो लोड के अनुसार ये सेट की हुई। ये है आपकी स्लिपिंग मोटर। स्लिपिंग मोटर की विशेषता क्या है? इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। इसके स्टेटर में भी सप्लाई दी जाती है और रोटर पर भी इसमें वाइंडिंग होती है, उसमें भी सप्लाई दी जाती है, ठीक। ये होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर और ये स्टार्टर लगा हुआ मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसमें भी आपके 3 से 4 प्रैक्टिकल है। इसका कनेक्शन करना, वाइंडिंग टेस्ट करना, स्टार्टर का कनेक्शन करना, स्टार्टर के साथ जोड़कर इसको चलाना। ये हैंडल से नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये स्टार में चलेगी, ऊपर की तरफ डेल्टा में चलेगी। ये हो गई तीनों DC मोटरें। वो मोटर DC सीरीज जिसके ऊपर लोड लगा हुआ है। ये दूसरी हो गई संट मोटर और ये हो गई कंपाउंड मोटर। DC के अंदर 3 प्रकार के, सीरीज, संट और कंपाउंड। फिर कंपाउंड के 2 हो जाते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। ये है NG सेट, मोटर जनरेटर सेट। अब ये प्राइम मूवर का काम करेगी मोटर और ये है जनरेटर। जनरेटर कौन से प्रकार का है? DC प्रकार का। भाई NG सेट से मोटर से जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जनरेटर को अपने इंजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरेटर का काम क्या है? सप्लाई जनरेट करना। तो ये सप्लाई भी 2 प्रकार की है, AC और DC। तो ये जनरेटर DC प्रकार का, DC का इन दोनों जनरेटर। और एक है AC का। AC वाले जनरेटर को बोलते हैं अपन अल्टरनेटर। ये हो गया अल्टरनेटर। बस उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है और इसमें स्लिप रिंग लगी हुई। इसको जो वो NG सेट है वो AC मोटर उसको चला रही है DC जनरेटर को, और इसमें DC मोटर किसको चला रही है? AC जनरेटर को, अल्टरनेटर को घुमा रही है। तो ये EMF जनरेट करेगा। ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर सिंगल फेज का भी होता है और 3 फेज का भी होता है। सिंगल फेज का अल्टरनेटर कहाँ काम में लेते हैं? मोटर गाड़ियों की जो बैटरी चार्जिंग के लिए वहां। और ये 3 फेज का अपने सप्लाई लेते हैं, घरों में लेते हैं, कहीं भी काम में ले लो 3 फेज सप्लाई। जैसे कोई एक मोटर चलानी हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर चलानी हो, वहां काम में ले लेते हैं। ये NG सेट ही है। NG सेट कौन सा है? AC to DC। ये DC जनरेटर है और ये AC मोटर है। उसमें भी AC मोटर है, DC जनरेटर है, लेकिन वहां सिंगल फेज मोटर काम में ले रहे हैं, यहाँ 3 फेज मोटर काम में ले रहे हैं घुमाने के लिए, ठीक है। ये है ट्रेनर।
इसमें एसी को डीसी में बदलते हैं, डीसी को एसी में, दोनों प्रकार है इसके अंदर। रोटरी कन्वर्टर की रोटरी कन्वर्टर की तरह काम कर रहा है ना ट्रेंडर। वो आगे है ग्राइंडर। ग्राइंडर। हाँ, तो मेन आपकी जो मशीनरी यहां से लेकर के, और वो आईजीबीटी को भी छोड़ दो, उसका भी कोई बड़ा रोल नहीं है, और आपकी यूनिवर्सल मोटर है ना, वहां तक का ये प्रैक्टिकल है मशीनरी का। ठीक है। बाकी जैसे आपने आगे कूलर का कनेक्शन हो गया, पंखे का कनेक्शन हो गया, ये ट्यूबलाइट का कनेक्शन हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो गया, मीटर का कनेक्शन हो गया। ऐसे प्रैक्टिकल आपके कुल मिलाकर 100 के समथिंग प्रैक्टिकल है, 90 से 100 के समथिंग प्रैक्टिकल है, जिसमें छोटे प्रैक्टिकल भी आ गए, बड़े प्रैक्टिकल भी आ गए। तो ये आपको प्रैक्टिकल सीखना है। अब औजार का आपको प्रैक्टिकल बता दिए कि औजार का यूज कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल है। अब हर प्रैक्टिकल में जैसे औजार यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या यूज करना है। और इसके बाद में अपने स्टार्टिंग करेंगे वायरिंग से। ठीक है, पहले वायरिंग करनी है आपको, वायरिंग के बाद में जैसे जैसे अपना आगे चलेंगे, केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, ओम्स हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। वायरिंग के अंदर ट्यूबलाइट, कूलर, पंखा सारी आ गई। वायरिंग भी कोई 10 प्रकार की होती है, गोदाम आ गए, हॉस्टल, हॉस्पिटल, टनल, तो ये ऐसी वायरिंग है 10-15 प्रकार की, जैसे सारे उपकरणों का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में अपना आगे मशीनरी में चलेंगे। ठीक है, तो पहले वायरिंग, फिर जॉइंट, फिर मशीनरी में चलेंगे। ठीक है, तो पर डे का शेड्यूल आपका 7 से 8 प्रैक्टिकल का है, तो पर डे आपको 8 से 7-8 प्रैक्टिकल पर डे सीखने। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।